नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि काफी लंबे समय के बाद में इस कार्यक्रम को लेकर के मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आप में से ही एक दर्शक हैं, उन्होंने बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम की मांग की थी और उन्होंने अपनी जन्म कुंडली के साथ में संपर्क किया था ताकि मैं उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन आप सभी के सम्मुख करूं और उनके द्वारा प्रश्नों के जो जवाब हैं वो मैं तलाशने का प्रयास करूं। साथ ही साथ जो परेशानियां इनको आ रही हैं उस परेशानी को कम करने में इनकी जन्म कुंडली कुछ उपायों के माध्यम से मदद कर सके, इसके लिए इन्होंने मुझसे संपर्क किया था और मैं आज आप सभी के सम्मुख इस कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। वो दर्शक जो चाहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा बृहत रूप से वीडियो बना करके किया जाए एक स्क्रीन पर, तो आप इस वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम की जानकारी ले सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं वो इस जन्म कुंडली का निर्माण अपने सॉफ्टवेयर में करिए, फिर हम और आप मिलकर के इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो देखने होते हैं वो भी आपको बहुत आसानी से जन्म कुंडली के माध्यम से समझ में आ जाएंगे। चलिए तो मैं आपको जन्म के विवरण से अवगत कराता हूं। इन्होंने 8 अप्रैल 1987 के दिन जन्म लिया है, दोपहर में 12:46 और मुंबई इनका जन्म स्थान है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे 8 अप्रैल 1987 दोपहर के 12:46 मुंबई महाराष्ट्र। आशा करता हूं कि आपने जन्म कुंडली का निर्माण कर लिया होगा। मैं आपको इनके जन्मकाल के पंचांग से अवगत कराता हूं। यह बुधवार के दिन चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्मे हैं। देवगण है इनका, कर्क राशि है, ये जल तत्व की राशि है। चंद्रमा ही इस राशि के राशिश होते हैं और कुंडली भी जो इनकी बनती है वो कर्क लग्न की बनती है। इस जन्म कुंडली से संबंधित मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो लग्न का मान 0 अंश है और लग्न पुनर्वसु अर्थात गुरु के नक्षत्र में है। गुरु जाकर के भाग्य भाव में स्वग्रही होकर के बैठे हैं, फलतः लग्न 0 अंश पर होने के बावजूद अपना कुछ हद तक प्रभाव तो दे ही सकेगा। लग्नपति चंद्रमा का लग्न में होना, वो भी सप्तमेश शनि के नक्षत्र में, कहीं ना कहीं लग्न को बल प्रदान करेगा। लग्नेश का लग्न में होना एक सभी तरह के राजयोगों में श्रेष्ठ माना जाता है या ज्योतिष शास्त्र का उच्चतम राजयोग माना जाता है। जिस भी जन्म कुंडली में लग्नेश लग्न में बैठे हों वो कुंडली अपने ही आप मजबूत हो जाती है। लग्नेश जो है वो 15 अंश पर है जो कि एक अच्छी स्थिति है, परंतु लग्न 0 अंश पर होने के चलते जब आप इनकी चलित कुंडली का जाकर के अध्ययन करेंगे तो चलित कुंडली में एकमात्र मंगल ही 11th हाउस का फल दे रहे हैं, बाकी सभी ग्रह जो हैं वो अपने से एक घर आगे का फल दे रहे हैं। जैसे चंद्रमा 2nd हाउस का फल दे रहे हैं, केतु 4th का, शनि 6th का, बुध और शुक्र 9th का, सूर्य राहु और गुरु 10th का और मंगल यथावत इसी भाव का फल दे रहे हैं। तो चलित कुंडली में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है ग्रहों का, थोड़ा सा क्या सभी ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, एकमात्र ग्रह मंगल को छोड़ करके। उस विषय में भी हम चर्चा इस कार्यक्रम में आगे करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको जन्म कुंडली को समझा देता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि बुधवार के दिन इनका जन्म हुआ है तो जातक के व्यक्तित्व में बुध का प्रभाव अर्थात बुद्धिमत्ता, नॉलेज, विजडम देखने में मिलती है। साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र का जन्म है तो पुष्य नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि धार्मिक होना और कुछ हद तक उदासीनता होना, साथ ही साथ गंभीरता होना, ये भी इस जातक के अंदर देखने में हमको मिलेगा। लग्न पुनर्वसु नक्षत्र में है तो गुरु का प्रभाव, जैसे अंदरूनी तौर पर ऐसा व्यक्ति धार्मिक विचारधारा का, किसी का अहित ना करने वाला, ऐसा देखने में समझ में आता है। लग्नेश लग्न में ही बैठे मैंने बताया व्यक्ति के व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे। फल वो द्वितीय भाव को दे रहे हैं तो पैतृक संपत्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, धन इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ठीक है, परंतु चंद्रमा का स्वभाव है बढ़ना और घटना, तो कई बार इन सब चीजों में फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं। और लग्न कुंडली में चंद्रमा लग्न का ही फल दे रहे हैं तो फलतः कई बार जातक का जो मूड है वो अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएट होना, या आप उसको मूड स्विंग्स बोल सकते हैं, कई बार कंफ्यूजन और कई बार अपने कार्य को लेकर के आलस्य की स्थिति देखने में आ सकती है। धन भाव के स्वामी सूर्य है, नवम में बैठ के दशम का फल दे रहे हैं, ये भी महाधनी योग है और ऐसा जातक अपने भाग्य के सहारे, अपने कर्म के सहारे धन अर्जित करता है, धन को संचित भी करता है और संपत्ति को भी बनाने वाला होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट इनकी जन्म कुंडली में दिखाई पड़ता है। द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है जो कि शत्रु दृष्टि है, बुध और शुक्र की भी दृष्टि है, तो बुध और शुक्र की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने से कहीं ना कहीं ये जातक के लिए बहुत अच्छा है, परंतु शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है तो जातक के कुटुंबी जन जो है वो उसका बहुत ज्यादा साथ नहीं देंगे, कुटुंब की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती और बाल्यकाल में कष्ट की स्थिति भी दिखाई पड़ती है।
पराक्रम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ करके नवम भाव का फल दे रहा है। फलस्वरूप जातक यदि पराक्रम करता है तो उसको उसके भाग्य का साथ निरंतरता के साथ में मिलने लग जाएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र अष्टम में बैठ के नवम का फल दे रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं भूमि भवन और वाहन के सुखों के लिए अच्छा माना जाता है। पंचम भाव में शनि का होना जो कहीं ना कहीं विवाह और संतान को विलंबित करता है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे यदि इनका प्रश्न होता है तो। बाकी पंचम पति का लाभ में बैठ करके पंचम को देखना लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुद्धिमत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, परंतु शनि मंगल का आमने सामने का संबंध पेट जन्य रोग की स्थिति क्रिएट कर सकता है और पैरों में दर्द इत्यादि की शिकायत भी देखने में ऐसे जातकों को मिल सकती है। रोग भाव के स्वामी गुरु ही बनते हैं, वो जो कि भाग्येश है, तो भाग्येश को रोगेश का दोष नहीं होगा, परंतु पेट की परेशानी मैंने पहले ही बताई, तो पेट से संबंधित परेशानियां देखने में इनको अवश्य ही इनके जीवन काल में मिल सकती हैं। सप्तम पति शनि बनते हैं, जाकर के पंचम भाव में बैठ के षष्ठ का फल दे रहे हैं, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को प्रदर्शित करते हैं और करियर की स्लो ग्रोथ को ये प्रदर्शित करते हैं। अष्टम पति का पंचम में जाना जातक रिसर्चर स्वभाव का होता है, खोजी प्रवृत्ति का होता है, इसको भी अच्छा माना जाता है। और ऐसा जातक यदि रिसर्च इत्यादि में जुड़ जाए, पीएचडी इत्यादि में जुड़ जाए, तो भी उसको काफी हद तक लाभ देखने में मिल जाता है। अब जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे विषय की आप पीएचडी करने लग जाएं, अपनी ही फील्ड में रह करके उस फील्ड की आप नई नई चीजों की खोज करें, तो उसमें भी शनि आपको सपोर्ट करेंगे। भाग्येश का भाग्य में होना जातक को अत्यंत भाग्यवान बनाते हैं। सूर्य गुरु की युति शिक्षक योग कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, और ऐसा जातक जिस भी चीज को सीख ले उस चीज को लोगों को बहुत अच्छे से सिखा भी सकता है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जन्म कुंडली अच्छी दिखाई पड़ती है। कर्महेश का संबंध जाकर के 11वें भाव से बना हुआ है, यह भी इनकम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाता है और जातक अपने कर्म के बदौलत आय को अर्जित कर लेता है, तो ये चीज अच्छी है। चीजें थोड़ी सी स्लो जरूर हो जाती हैं धन भाव पर और लाभ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ जाने के चलते, काम त्रिकोण के लग्न पर यानी कि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ जाने के चलते कामनाओं की पूर्ति में थोड़ा सा विलंब हो जाता है, परंतु कामनाओं की पूर्ति हो जाती है क्योंकि शनि की स्थिति इस जन्म कुंडली में मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। 12वें भाव के स्वामी बुध हैं, अष्टम में बैठ करके नवम का फल दे रहे हैं, नीच राशि का फल दे रहे हैं, परंतु उसमें भी कहीं कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। बट हाँ, कई बार धर्म कर्म से जुड़ने में समस्या हो जाती है, या धर्म को उस नजरिए से नहीं देख पाते जिस नजरिए से देखना चाहिए, जिस नजरिए से देखने की आवश्यकता होती है, परंतु वो कोई चिंता का विषय नहीं है क्योंकि इस कुंडली में नवम भाव में ऑलरेडी गुरु जाकर के बैठे हुए हैं। तो ये था इनकी जन्म कुंडली से संबंधित इनकी ग्रहों की स्थिति का कुछ प्रभाव। नवमांश कुंडली यदि आप जाकर के इनकी देखते हैं तो गजकेसरी योग बना हुआ है, हालांकि चंद्रमा नीच राशि में है जो कि मानसिक अशांति देने का कारण बनेंगे, परंतु नवमांश में गजकेसरी योग का बनना भी कहीं ना कहीं श्रेष्ठ ही माना जाएगा। अब मैं इनके इंट्रोडक्शन की तरफ आपको लेकर के चलता हूं, उससे भी पहले विंशोत्तरी दशा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर इनको वर्तमान समय में चल रहा है, यानी कि सुखेश और लाभेश की दशा में भाग्येश और षष्ठेश का अंतर वर्तमान समय में इनको चल रहा है। फलतः समय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं है, परंतु वहां जो कुछ दुर्योग लगे हुए हैं उसका दुष्प्रभाव देखने में तो मिलने ही वाला है। इन्होंने बताया है कि इनकी उम्र 35 वर्ष है, डबल मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन में इन्होंने डबल मास्टर्स किया हुआ है, जॉब्स किए पर हमेशा एक्टिंग पर ही फोकस रहा। इनका कहना है कि इन्होंने काफी जॉब्स किए हैं परंतु इनका जो फोकस रहा है वो एक्टिंग पर रहा है। उसके पीछे रीजन है शुक्र नवम भाव का यानी कि उच्च राशि का फल दे रहे हैं और नवमांश में भी शुक्र इनका उच्च का ही है, तो शुक्र का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में ज्यादा आ रहा है। उच्च के होने के चलते षडबल में भी शुक्र सबसे बली प्लैनेट है, जिससे इनका अट्रैक्शन जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहा है, जहां पर इनका मन खिंचता है, वो कहीं ना कहीं शुक्र की फील्ड एक्टिंग की तरफ इनका मन खिंचता है। टीवी किया है, शॉर्ट फिल्म्स भी की हैं, टीवी में इन्होंने एक्टिंग की है, शॉर्ट फिल्म्स भी की हैं। अब ओटीटी और फिल्म पे फोकस है, ओवर द टॉप ओटीटी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, देखने में आ रहा है, और फिल्म्स पर इनका फोकस है। शुक्र की महादशा ही कहीं ना कहीं इनके लिए सपोर्टिव है, परंतु जो विलंब की स्थिति है वो तो रहेगी ही क्योंकि उम्र भी इनकी छोटी ही दिखाई दे रही है। 35 वर्ष के हिसाब से शनि और विलंबित ग्रोथ देते हैं जीवन काल में। अब हम सीधे इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। इन्होंने पहला प्रश्न जो किया हुआ है वो पूछा है कि करियर में इश्यूज आ रहे हैं, एक्टिंग में करियर है। देखिए, करियर में इश्यूज आने के पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका लग्न जो है वो 0 अंश पर है, लग्नेश लग्न में बैठे हुए हैं, परंतु आपका जो व्यक्तित्व है वो कुछ हद तक फ्लक्चुएट कर रहा है, उतार एंड चढ़ाव फ्लक्चुएशंस आपके व्यक्तित्व में है, जिस वजह से करियर में इश्यूज हैं। और दशम भाव के स्वामी को शनि की देख रहे हैं, दशमेश पर जब भी दशम भाव पर या दशमेश पर जब भी शनि का प्रभाव पड़ जाता है तो जातक का जो करियर है वो विलंबित हो जाता है, स्लो ग्रोथ उसके करियर में मिलने लग जाती है। नवमांश कुंडली में भी यदि आप देखें तो दशम भाव के स्वामी के साथ ही शनि बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं करियर में ग्रोथ को स्लो ही प्रदर्शित करते हैं। एक्टिंग की फील्ड में जब आप होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नाम, मान सम्मान, यश और कीर्ति चाहिए होती है। मान सम्मान के कारक सूर्य जन्म कुंडली में राहु के साथ बैठे हुए हैं, जिसके चलते जो मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें कमी आ जाती है, जो यश, जो कीर्ति, जो आपका फैलाव होना चाहिए उसमें कमी आ जाती है, जिसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा। करियर में ग्रोथ है आपकी कुंडली में, परंतु समय लगेगा। शुक्र की दशा में बुध के अंतर को प्रारंभ होने दीजिए, उसके बाद में आपकी करियर में मैं अच्छी ग्रोथ की स्थिति आते हुए देखता हूं।
अगला प्रश्न इनका है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। देखिए, कॉन्फिडेंस की कमी होने के पीछे कोई रीजन नहीं है आपकी कुंडली में। लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो कभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है तो कभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। तो ये एक परेशानी है कि लग्न 0 अंश पर है और लग्नगत चंद्रमा है जिस पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो लग्नगत चंद्रमा, वो भी केमद्रुम दोष में, राहु की दृष्टि से दृष्ट तो वो गुरु की दृष्टि से भी है, परंतु राहु की दृष्टि पड़ने के चलते आपका मन जो है वो भयभीत हो जाता है। तो जब आप अंदर से डरे हुए रहते हैं, जब आप मानसिक तौर पर, अंदरूनी तौर पर डरे हुए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस कम होता ही होता है। और सूर्य राहु की युति भी कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर तो कर ही देती है, जिसके लिए हम कुछ उपाय करके आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि मेंटल टेंशन होता है। मेंटल टेंशन होने के पीछे भी चंद्रमा लग्न में केमद्रुम से ग्रसित है, राहु की दृष्टि से दृष्ट है और नवमांश कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में है, जिसके चलते अज्ञात भय, मानसिक अशांति बनी हुई रहती है। केमद्रुम दोष भी मानसिक अशांति, कुछ हद तक लोनलीनेस का कारण बनता है। ऐसा जातक एकांत प्रेमी हो जाता है। वैसे भी नक्षत्र आपका पुष्य है, जन्म का नक्षत्र, तो एकांत प्रेमी हो जाता है। कई बार लोनलीनेस, अकेलापन लगने लग जाता है और अकेलेपन के चलते नाना प्रकार की परेशानियां उसके जीवन काल में देखने में आती हैं, जैसे डिप्रेशन, मानसिक अशांति, कई बार शरीर में दर्द इत्यादि की शिकायत ये भी लोनलीनेस की वजह से हो जाता है। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। धन भाव का स्वामी तो आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ है और लाभेश जाकर के अष्टम भाव में है, फल वो नवम का दे रहे हैं। लाभ भाव में मंगल है, आपके दशमपति लाभ में बैठे हैं, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया चल रही है। ओवरऑल इस कुंडली में धन इत्यादि को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है, बस हाँ, आपको शनि की ढैया वर्तमान समय में चल रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं धन से संबंधित परेशानी या मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको बन रही हैं। लेकिन आपकी कुंडली में देखा जाए तो शनि की दृष्टि लाभ और धन दोनों पर ही है, जिसके चलते धन का आगमन भी होगा, धन का संचयन भी होगा, परंतु विलंबित होगा। कई बार आपका धन जो है वो गलत मदों में जा सकता है, परंतु उसको लेकर के भी मैं चिंता की आवश्यकता नहीं समझता हूं, क्योंकि आपके लग्न और लग्नेश पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। फलतः मनी को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है, शनि की ढैया का प्रभाव है। जैसे ही शनि की ढैया एंड होती है मार्च 2025 के बाद में, धन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। अगला प्रश्न है इनका, हेल्थ कैसी रहेगी। रोग भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हुए हैं, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत देखने में मिल सकती है। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित ही परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी। अब आप जिस फील्ड में हैं, इस फील्ड में कई बार क्या होता है कि जब आप स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं तो आपका खान पान, दिनचर्या नियमित नहीं हो पाता है। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर है और बुध और शुक्र भी देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा राजसिक खाने का शौकीन ऐसा जातक हो जाता है। तो आपको अपनी डाइट पर नियंत्रण बना करके रखना चाहिए, अभक्ष का भक्षण करने से बचना चाहिए और अत्यधिक राजसिक या अत्यधिक तामसिक भोजन से आप बचें। सात्विक डाइट यदि आप लेते हैं तो कहीं कोई परेशानी मुझे आती हुई नहीं दिखाई देती। हाँ, षष्ठ भाव में गुरु की राशि है, तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित परेशानी तो रहेगी, तो आपको उसका ध्यान रखना है। जोड़ों में, हड्डियों में, शरीर में दर्द की शिकायत भी आपको देखने में मिल सकती है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जाकर के डॉक्टर से मिल लीजिएगा। बाकी पेट का आपने हमेशा ध्यान रखिए, पेट से संबंधित परेशानी आपकी जन्म कुंडली प्रदर्शित करती है। और पांचवा प्रश्न इनका है, रिलेशनशिप इश्यूज और लोगों के साथ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। बाकी आपको जो दिखे वो बताएं। रिलेशनशिप इश्यूज, पंचम भाव में शनि पर मंगल की दृष्टि और राहु की दृष्टि पड़ रही है। फलतः प्रेम संबंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परेशानी है। यदि आप लव रिलेशनशिप्स में जाते हैं तो उसमें धोखा मिलना, गलतफहमी होना, किसी तीसरे का आगमन रिलेशनशिप में हो जाना, शक की स्थिति बनना भी यहाँ पर दिखाई देता है। शुक्र मंगल की युति नवमांश कुंडली में बनी हुई है, जो कि कई बार एक से अधिक अफेयर्स को भी प्रदर्शित करती है। तो जब तक पहले में प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरा होगा नहीं, साथ में दोनों चलाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की पकड़ में तो आ ही जाएंगे। तो रिलेशनशिप्स में कुछ हद तक प्रॉब्लम तो है, तो वो रहेंगी ही। उसके लिए आप यही है कि अपने चरित्र पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाएं। बाकी जब आपका विवाह होता है तो बाकायदा कुंडली मिलान करके यदि आपका विवाह हो तो मुझे कहीं कोई परेशानी फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखती है। रही बात अगर लोगों के साथ में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका कोई दोष है नहीं। उसमें दोष है या दोष कह लीजिए क्या है, सबका अत्यधिक भला चाहना। जब आप किसी का बहुत ज्यादा भला चाहते हैं, जब आप किसी को बहुत अधिक ज्ञान देते हैं, जब आप किसी के लिए बहुत हमेशा तत्पर तैयार खड़े हुए रहते हैं, तो उसके अगले शत्रु आप ही बन जाते हैं। इस दुनिया में आप किसी को सब कुछ दे दीजिए, वो खुशी से ले लेगा, बट ज्ञान मत दीजिए। जब आप ज्ञान देने पर आएंगे तो कहीं ना कहीं वो परेशान होगा, और जब आप लोगों के हित की सोचेंगे तो ज्ञान देंगे ही देंगे, और ज्ञान ऐसा देंगे जो लोगों के हित में है, तो अगला शत्रु आपका ही हो जाएगा। अब इस बात को मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। तो ये बात है कि बहुत ज्यादा आप लोगों का सोचने से बचे। मैं ये नहीं कहता कि मदद ना की जाए, परंतु बहुत ज्यादा लोगों के विषय में अगर आप अच्छा सोचते भी हैं, बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ में आप इंटरफेयर ना करें या बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञान ना दें। आपके बहुत ज्यादा ज्ञान देने के चलते कहीं ना कहीं परेशानी आपको देखने में मिलेगी। दूसरी चीज, द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि पड़ना। जब भी द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो आपकी वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होती है, और वहां पर ऑलरेडी सूर्य की राशि है, जिसके चलते वाणी की कड़वाहट देखने में आ रही है। तो कई बार आप कड़वा बोल जाते होंगे, जिस वजह से लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। गुरु का संबंध भी लगने से हो तो कई बार ऐसा जातक अत्यधिक सत्य बोल देता है। तो आपको सत्य बोलना है, परंतु अप्रिय सत्य बोलने से बचना चाहिए।
और इन्होंने पूछा जेमस्टोन एंड रेमेडी बताएं। तो जेमस्टोन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं आपकी कुंडली में देखता हूं तो गुरु का रत्न आपको उत्तरा भाद्रपद में बैठे, लेकिन उसके बाद भी एक गुरु का रत्न मैं पुखराज पहनने की आपको सलाह देता हूं। पुखराज बनवा करके आप राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में धारण कर लीजिएगा। साथ ही साथ चंद्रमा का रत्न भी यदि आप पहनना चाहें, अगर वैसे चंद्रमा का रत्न रहने दीजिए, आप सिर्फ गुरु का एकमात्र रत्न धारण करिए। गुरु के एकमात्र रत्न को धारण करने से मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें जो आपकी लाइफ में अनबैलेंस्ड है उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस आ जाएगा और जीवन काल में जो ऊंचाई की आपको आवश्यकता है वो मिलने लग जाएगी। सूर्य भगवान की आराधना करिए। सूर्य की आराधना करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। नित्य सूर्य भगवान को जल दिया करिए। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अभक्ष का भक्षण ना करें। संभव हो तो रविवार के दिन नमक का त्याग किया जाए आपके द्वारा, तो वो आपके लिए कहीं ज्यादा अच्छा होगा। सूर्य भगवान का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप चाहें तो नित्य एक माला जाप भी कर सकते हैं। और सूर्य गायत्री मंत्र आदित्याय विद्महे सप्तश्च वाहनाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप रविवार के दिन एक माला जाप करें तो उस उपाय से भी आपके सूर्य को काफी हद तक बल मिलेगा और जो परेशानी आपने बताई है उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। चंद्रमा की स्थिति कुछ हद तक कमजोर दिखाई पड़ती है, इसके चलते सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए। उसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए ताकि आपके मानसिक शांति की परेशानी काफी हद तक कम हो सके। और पूर्णिमा के दिन का व्रत रखिए। साथ ही साथ पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए ताकि आपके मानसिक शांति में काफी हद तक कमी आए। एक लोहे का छल्ला, नाव के लोहे का छल्ला बनवा करके राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आप धारण कर लीजिएगा जब तक आपको शनि की ढैया चल रही है तब तक। इसके बाद में हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं। हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करना, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना, स्पेशली जब तक ढैया चल रही है हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना आपके लिए कहीं ज्यादा बेनिफिशियल मैं होते हुए देख पा रहा हूं। इसके अलावा शुक्र की महादशा है तो आप स्त्रियों का सम्मान करिए और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली में किसी और उपाय की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको नजर इत्यादि लग रही है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो रही है, तो 3 शनिवार आप छायादान कर दें तो छायादान करना भी आपके लिए कहीं ज्यादा बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई देता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था इस जन्म कुंडली के संबंध में मेरा बृहत विश्लेषण। आशा करता हूं कि सभी दर्शकों को इस कार्यक्रम को देखने में आनंद की अनुभूति हुई होगी और जिनकी ये जन्म कुंडली है उनके भी काफी डाउट्स, काफी चीजें उनके दिमाग में जो मन में जो चल रही थी उनमें उनको क्लैरिफिकेशन मिला होगा। यदि आपको लगता है कि कोई पॉइंट जो कि मेरे द्वारा इस अध्ययन में बताने से रह गया है तो स्वागत है आपका, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। या आपको लगता है कि कोई उपाय जो इनसे कराया जाए ताकि हम इनकी लाइफ को और बेहतर बना सकें तो उसके लिए भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने विचार, अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से बृहत रूप से किया जाए तो इस वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की जानकारी ले सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।